Hello everyone. Today our topic is shortest job first scheduling. प्रीवियस वीडियो में हमने FCFS शेड्यूलिंग पढ़ी थी। आज हम देखेंगे कि SJF शेड्यूलिंग किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले हम इसे रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जब हम कहीं पर भी क्यू में खड़े होते हैं, इट मीन्स अगर हम टिकट काउंटर पे खड़े हैं या फिर बिल भरने खड़े हैं, तो हम देखते हैं कि जो है एक पर्सन जिसका जो वर्क है वो कितने 1.5 घंटे का है और हम उसके पीछे क्यू में खड़े हैं, हमारा काम जो है 5 मिनट का है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें अपने 5 मिनट के वर्क के लिए 1.5 घंटे वेट करना पड़ता है, क्योंकि वो लाइन में हमसे पहले खड़ा है। तो इस तरीके से हम देखें कि हमें हमारा वर्क कंप्लीट करने में कितना जो है 1 घंटा 35 मिनट का टाइम लगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटे 30 मिनट का टाइम तो हमारा क्या हो गया, वेटिंग का हो गया। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए अगर हम ऐसा कर दें कि जिस व्यक्ति का काम जो है 5 मिनट का है या 7 मिनट का है, उसे पहले उसका वर्क कंप्लीट करने दिया जाए। उसके बाद जिस व्यक्ति का काम 1 घंटे से ऊपर का है उसे दूसरे लाइन में या फिर जो है उसे बाद में करने दिया जाए। तो इससे क्या होता है कि जिसके पास 5 मिनट का काम है उसका वेटिंग टाइम बचेगा। इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर में प्रोसेस में भी होता है कि हमने जब FCFS शेड्यूलिंग पढ़ी प्रीवियस वीडियो में, तो हमने देखा कि जो प्रोसेस पहले आती है उस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करा जाता है। मान लिया जाए कि कोई प्रोसेस जो कि फर्स्ट प्रोसेस है उसने 24 मिलीसेकेंड किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का टाइम लिया और उसके पीछे जो प्रोसेस है उसके पास कितना 5 मिलीसेकेंड का ब्रस्ट टाइम था। तो उस 5 मिनट के प्रोसेस को 24 मिलीसेकेंड का क्या करना पड़ेगा, 24 मिनट का वेट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाता है, FCFS में जो वेटिंग टाइम होता है किसी भी प्रोसेस का वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एवरेज वेटिंग टाइम बढ़ जाता है। तो उसके ओवरकम के लिए हमने क्या किया, SJF शेड्यूलिंग को डिज़ाइन किया। अब ये क्या होती है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो जॉब का एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम होगा, सबसे छोटा होगा, उस जॉब को सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास कितनी प्रोसेस है, 4 प्रोसेस है। प्रोसेस P1 4 मिलीसेकेंड की है, P2 6 मिलीसेकेंड की, P3 3 मिलीसेकेंड की और P4 8 मिलीसेकेंड की। इट मीन्स अगर हम यहाँ देखें सबसे पहले हम किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे, जो सबसे छोटी हो। यहाँ पर कौन सी है, P3। इट मीन्स सबसे पहले हम P3 को एग्जीक्यूट करेंगे, देन P1 को, देन P2 को, देन P4 को। तो इस तरीके से जो है हमारी SJF शेड्यूलिंग वर्क करती है। तो अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे हम इसका अगर एक गैंट चार्ट बनाते हैं तो वो किस तरीके से बनेगा। अब हम देखें कि गैंट चार्ट में हमें क्या करना है, मतलब एक क्यू तैयार करते हैं हम कि कौन सी प्रोसेस पहले जाएगी। तो हमारा जो है सबसे पहली प्रोसेस जो है ये वाली जाएगी, क्योंकि इसका जो ब्रस्ट टाइम है वो सबसे कम है। तो ये हमारी थी प्रोसेस नंबर P3, जिसका वेटिंग टाइम 0 और उसका जो है ब्रस्ट टाइम 3 हो जाएगा। अब इसी तरीके से P1, क्योंकि इसके बाद इसका सबसे छोटा है, तो P1 ये और ये 4 + 3 7। अब हम देखें इसके बाद ये सेकेंड नंबर की हो गई। अब जो है इन दोनों में से सबसे छोटी कौन सी है, तो इन दोनों में से सबसे छोटी है P2, मतलब थर्ड नंबर पर हमारी जाएगी P2। तो P2 का टाइम कितना है, ब्रस्ट टाइम 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 7 13। अब जो लास्ट है हमारी P4, क्योंकि इसका ब्रस्ट टाइम जो है ज़्यादा है, तो P4 इट मीन्स ये जो है P4 और ये 8, तो 13 + 8 कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, तो इसका जो पूरा टाइम होगा, डिस्पैचर टाइम, ये 21 का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा गैंट चार्ट प्रिपेयर होता है। अब हम देखेंगे कि जो है इसका वेटिंग टाइम क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा कि हमारी प्रोसेस जो है P1 P2 P3 P4 जो है ऑर्डर में आके जो है सेम ऑर्डर पे आई और इसका जो अराइवल टाइम था वो सेम टाइम पे हुआ, तो अराइवल टाइम इनका क्या हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ लिख लेंगे
अराइवल टाइम ऑफ प्रोसेस P1 P2 P3 and P4 इक्वल्स टू 0 मिली सेकेंड, क्योंकि इसमें जो है मिली सेकेंड में टाइम काउंट होता है। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, वेटिंग टाइम निकालना है प्रोसेस P1 P2 P3 और P4 का। तो हम सबसे पहले देखें कि वेटिंग टाइम कितना होता है हमारा, जिसमें उसने वेट करा है। तो हम यहाँ देखेंगे ये जो है इसका वेटिंग टाइम कहलाता है, जब तक उसको प्रोसेस CPU एलोकेट नहीं किया गया है। तो हम देखें वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P1 इक्वल्स टू, P1 का वेटिंग टाइम यहाँ पर कितना है, 3 है, क्योंकि 3 मिली सेकेंड उसने वेट किया, उसके बाद में उसे CPU एलोकेट किया गया। तो ये इसका हो जाएगा 3 वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P2 इक्वल्स टू, P2 का जो वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, 7 मिली सेकेंड का। वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P3 इक्वल्स टू, P3 क्योंकि सबसे छोटी जो थी उसका ब्रस्ट टाइम जो था सबसे कम था, इसीलिए इसे सबसे पहले CPU एलोकेट कर दिया गया। तो इसका वेटिंग टाइम क्या हो गया, 0 मिली सेकेंड का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेटिंग टाइम निकाल रहे हैं। अब हम निकालेंगे वेटिंग टाइम किसका, वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P4। तो P4 का वेटिंग टाइम क्या है, 13 मिली सेकेंड का। अब हमें क्या करना है, टोटल वेटिंग टाइम फाइंड करना है कि जो है हमारा टोटल वेटिंग टाइम कितना है। तो हम यहाँ पर लिख दें इक्वल्स टू प्रोसेस P1 P2 P3 प्लस P4। तो कितना हो जाएगा, देखिए हम P1 का है 3 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 13। तो इसका वेटिंग टाइम हो जाएगा 7 प्लस 3 10 प्लस 13 23। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। टाइम ऑफ प्रोसेस P1 P2 कितना होगा, तो नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है, 4 है, तो 23 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर देखिए इसका वेटिंग टाइम कितना निकल जाएगा हमारा, 23/4, क्योंकि हमारे पास कितनी प्रोसेस है, 1 2 3 एंड 4। तो हमारा वेटिंग टाइम हो जाएगा कितना, तो 5.7। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि इसका टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। तो टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, टर्न अराउंड टाइम इक्वल्स टू
डिस्पैचर टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वेट टर्न अराउंड टाइम। तो हम पहले किसके लिए निकालें, प्रोसेस P1 के लिए। तो प्रोसेस P1 का डिस्पैचर टाइम कितना है, 7 है। ठीक है, और हमने देखा कि अराइवल टाइम सब प्रोसेस का कितना है, 0 मिलीसेकेंड का है। तो ये कितना हो जाएगा, 7। इसी तरीके से प्रोसेस P2 का डिस्पैचर टाइम 13 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा, 13। प्रोसेस P3 का देखें हम, तो P3 का डिस्पैचर टाइम जो है 3 माइनस 0 इक्वल्स टू 3। अब और प्रोसेस P4 का, तो प्रोसेस P4 का डिस्पैचर टाइम है 21 माइनस 0 इक्वल्स टू 21। तो अब यहाँ पर हम देखें कि प्रोसेस का जो है ये हमारा क्या निकल गया, प्रोसेस P1, P2, P3 और P4 का टर्न अराउंड टाइम। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना होगा हमारे पास में। एवरेज टर्न अराउंड टाइम हम इसको प्लस कर देंगे, 7 प्लस 13 प्लस 3 प्लस 21। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है प्रोसेस का एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो हमने निकाला यहाँ पर एवरेज टर्न अराउंड टाइम ऑफ प्रोसेस P1, P2, P3 एंड P4। तो कितना है हमारे पास, 44, और नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है हमारे पास में, 4। तो ये कितना आ जाएगा, 11 मिलीसेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा प्रोसेस P1, P2, P3 और P4 का एवरेज। तो इस तरीके से ये हमारी शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट जो है एल्गोरिथम वर्क करती है, और ये क्या करती है, जो प्रोसेस का एवरेज वेटिंग टाइम है उसको रिड्यूस करती है, जैसा कि हमने FIFO में देखा था। तो जो है ये हमारा एक बेनिफिट होता है। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।